राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर यूरिनरी सिस्टम की ही एक नई डिजीज हम लेके आए हैं। नाम है इसका क्रोनिक रीनल फेलियर। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्यूट रीनल फेलियर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है और उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें डायलाइसिस की जरूरत पड़ती है। दो तरह के कॉमनली डायलाइसिस यूज किए जाते हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस और सेकेंड वन जो होता है हीमोडायलाइसिस। तो हम आज एमसीक्यूज पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डायलाइसिस के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है, what is the primary disadvantage of using peritoneal dialysis for long term management of chronic renal failure? क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस अपन जब यूज करते हैं तो क्या प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या रहता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये क्वेश्चन ने पूछा है। द ऑप्शन इज द डेंजर ऑफ हेमरेज इज हाई, इट कैन नॉट करेक्ट सीवियर imbalances, it is a time consuming method of treatment, and the risk of contracting hepatitis is high. What is the correct answer? प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस का सीआरएफ के पेशेंट के अंदर? ऑप्शन दिए हुए हैं, हेमरेज होने की संभावना ज्यादा होती है, सीवियर इम्बैलेंस को करेक्ट नहीं कर सकता, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और हिपेटाइटिस होने की रिस्क बहुत ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर उसको हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में सीआरएफ में काम में लेते हैं तो ये जो होता है इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स लार्ज ब्लॉक ऑफ टाइम, है ना, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लंबा लंबा समय चाहिए इसको जब अपन यूज करते हैं, तो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। एक ऑप्शन दिया हुआ है हेमरेज होने की रिस्क और हिपेटाइटिस होने की रिस्क जो होती है वो न के बराबर होती है इसके अंदर। मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस में न तो हेमरेज होने की रिस्क होती है, न हिपेटाइटिस होने की रिस्क होती है, ये बहुत रेयर और बहुत लेस होती है ना। और इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है इट कैन नॉट करेक्ट सीवियर इम्बैलेंस, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बैलेंस करने के लिए। इसलिए ए बी और डी जो है वो गलत जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहता है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसलिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में इसके यूज को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा टाइम जो है वहां पे यूज नहीं कर सकते अपन। The client with chronic renal failure complains of feeling nauseated at least part of every day. What should explain that the nausea is the result of? क्यों होता है nausea? कई बार उसको सीआरएफ के पेशेंट को कई बार बहुत बहुत थोड़े थोड़े टाइम में कई बार पूरे दिन में उसको नोजिया होता रहता है, ये मरीज का कंप्लेन है। तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे नोजिया क्यों हो रहा है? एसिडोसिस कोज बाय द मेडिकेशन, जो दवाई दे रहे हैं उससे होने वाले एसिडोसिस से नोजिया हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन से होता है। क्रोनिक एनीमिया एंड फटीग, एनीमिया और फटीग होने की वजह से नोजिया हो रहा है। और एक्सेस फ्लूइड लोड, फ्लूइड का लोड ज्यादा बॉडी में होने की वजह से नोजिया हो रहा है। व्हाट इज द रीजन ऑफ नोजिया? वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। सीआरएफ के पेशेंट के अंदर नोजिया होने का एकमात्र रीजन है वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में क्या होना और ब्लड में क्या होना एक्यूमुलेट। जब भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है वी फील नोजेटेड। नोजिया एक टिपिकल रिजल्ट होता है क्रोनिक टाइम तक वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में या ब्लड में रिटेंड होने की वजह से। क्लाइंट जो है कंट्रोल कर सकता है नोजिया अपने डाइट रेजिमेंट को स्ट्रिक्टली जो है मैनेज करके, जैसे वो चीजें ना ले जिससे वेस्ट प्रोडक्ट का जनरेशन ज्यादा हो। और इसके अलावा ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के का लेवल जो है कम करके हम नोजिया को ट्रीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है वो एक्सक्रीशन के इम्पेयरमेंट की वजह से होता है ना। जब पोटेशियम बॉडी में रिटेन करते हैं तो इस तरीके से वो लीड टू एसिडोसिस। ये किसी मेडिकेशन की वजह से नहीं होता। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि एसिडोसिस कोज बाय मेडिकेशन, तो मेडिकेशन से एसिडोसिस नहीं है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से ही होता है, इसलिए ये गलत है। क्रोनिक एनीमिया और फटीग जो होता है इसके अलावा जो है एक्सेस फ्लूइड जो है वो बॉडी में प्रॉब्लम तो करते हैं पर ये नोजिया नहीं करते हैं, है ना। सी और डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है इससे बॉडी में प्रॉब्लम तो होगी पर इससे नोजिया वाली प्रॉब्लम नहीं होगी।
नोजिया होने का टिपिकल रीजन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। एसिडोसिस होने का रीजन भी यही है, मेडिकेशन से एसिडोसिस नहीं होता, ये गलत हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर है बी, ए, सी और डी जो है वो रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है द डायलिसिस सॉल्यूशन इज वार्म्ड बिफोर यूज इन पेरिटोनियल डायलिसिस प्राइमरी टू। जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज करने से पहले वार्म किया जाता है। व्हाट द रीजन ऑफ डूइंग वार्म? फर्स्ट है एनकरेज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया, यूरिया के रिमूवल को एनकरेज करने के लिए। फोर्स पोटेशियम बैक इनटू द सेल, पोटेशियम को सेल में भेजने के लिए। ऐड एक्स्ट्रा वार्म टू द बॉडी, बॉडी को एक्स्ट्रा गर्म करने के लिए। और प्रमोट एब्डोमिनल मसल रिलैक्सेशन, इस वार्म से एब्डोमेन की मसल रिलैक्स होएगी। क्या रीजन है वार्म करने का पेरिटोनियल डायलिसिस में सॉल्यूशन को? फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके पास में है, रिमूवल ऑफ यूरिया, फोर्स पोटेशियम बैक, एड एक्स्ट्रा वार्मथ और प्रमोट एब्डोमिनल मसल रिलैक्सेशन। कहीं जवाब मुझे मिल रहे हैं कि एब्डोमिनल मसल रिलैक्सेशन है, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनकरेज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया। देखिएगा पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम पेरिटोनियल सॉल्यूशन जो होता है उसको गर्म करते हैं, वार्मिंग करते हैं। वार्म सॉल्यूशन जो है वो डायलेट करता है पेरिटोनियल वेसल को, और पेरिटोनियल वेसल अगर डायलेट, वेजोडाइलेशन का इफेक्ट होता है वार्म सॉल्यूशन का, और वो डायलेट होगी तो यूरिया का क्लियरेंस वो अच्छे से करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से अच्छे से बाहर निकाल पाएगी। इसलिए वार्मथ जो होता है वो सीरम यूरिया के रिमूवल को एनकरेज करता है। इसके अलावा वार्म जो सॉल्यूशन है वो मरीज को जो है कंफर्ट देता है ना, कंफर्ट कंट्रीब्यूट करता है, चिली सेंसेशन नहीं होने देता है, इरिटेशन नहीं होने देता है। उसके जब पेरिटोनियल कैविटी में हम फ्लूइड डालते हैं तो उससे उसको कंफर्ट फील रहता है ना। लेकिन ये इसका एक सेकेंडरी जो है वो मदद है ना, ये एक सेकेंडरी रीजन है वार्म करने का सॉल्यूशन का। प्राइमरी रीजन हमेशा यही रहता है कि हम यूरिया के रिमूवल को एनकरेज करने के लिए उसको वार्म करते हैं। सेकेंडरी ये है कि वो चिली प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर जो है वो ए बनेगा यहाँ पे। वार्म सॉल्यूशन जो है वो कभी भी पोटेशियम को सेल के अंदर डाल नहीं नहीं भेजता है, और इसके अलावा ये एब्डोमिनल मसल को रिलैक्स नहीं करता है ना। तो ये बी और डी तो गलत है। एक्स्ट्रा वार्म जरूर ऐड करता है जिससे चिली सेंसेशन नहीं आता, लेकिन ये सेकेंडरी इफेक्ट है, इसलिए यहाँ इससे ज्यादा अच्छा आंसर क्या बनेगा? ए, दैट इज एनकरेज रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया। ये पहला जवाब हमेशा आपका होना चाहिए। बी, सी और डी जो है वो गलत जवाब है। Which of the following assessment would be most appropriate for the nurse to make while the dialysis solution is dwelling within the client's abdomen? क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा जब आप ड्वेलिंग कर रहे हो, डाइलाइसेट सॉल्यूशन जो होता है उसको आप ड्वेल कर रहे हो, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में आप डाल रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा? अप्रोप्रिएट असेसमेंट पहला है असेस फॉर अर्टिकेरिया, सेकंड है ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी स्टेटस, चेक कैपिलरी रिफिल टाइम, और मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस। ड्वेल टाइम के समय डायलिसिस सॉल्यूशन को जब हम ड्वेल कर रहे हैं तो उस समय क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट होना चाहिए? Very good. Maximum people are correct. They answered observe respiratory status and this is the correct one. है ना। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में हमेशा ही प्रायोरिटी वाइज में एयरवे ही प्रायोरिटी में रहेगा। क्या होता है कि जब हम ड्वेल करते हैं सॉल्यूशन को, ड्वेल टाइम के समय डायलिसिस सॉल्यूशन को हम अलाउ करते हैं कि वो पेरिटोनियल कैविटी में रहे। ड्वेल टाइम का मतलब होता है हम डायलिसिस सॉल्यूशन को अपने पेरिटोनियल कैविटी में डाला और उसको वहां पे हम रखते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। यूजुअली जो है 20 से 45 मिनट तक उसको ड्वेल टाइम रहता है, मतलब वो वहां रहेगा, क्योंकि उस समय वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनका एक्सचेंज होता है। इस समय हम जो है मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी वजह से मरीज को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो इसका ध्यान रखना होता है। डायलिसिस सॉल्यूशन जो है वो कभी भी अर्टिकेरिया नहीं करता है और सर्कुलेशन, फिंगर के सर्कुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है। ए ऑप्शन जो लिखा हुआ अर्टिकेरिया, ये गलत है, वो अर्टिकेरिया नहीं करता है। और सी जो कि कैपिलरी रिफिल टाइम कह रहा, तो फिंगर के अंदर कैपिलरी जो है वो सबसे पेरिफेरी में होती है, तो वहां पे सर्कुलेशन को कभी भी अल्टर्ड नहीं करता है। क्लाइंट की जो लैब वैल्यू होती है वो हम ये ट्रीटमेंट देने से पहले जो है ऑब्टेन करते हैं, और हमेशा हम मॉनिटर करते हैं हर 4 से 8 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान भी
कि उसका लैब वैल्यू क्या रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस जो है उस समय ड्वेल टाइम में ही जरूरी नहीं है, वो पहले भी करते हैं और हर 4 से 8 घंटे में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट ड्यूरिंग ड्वेल टाइम जो है वो रेस्पिरेटरी स्टेटस का ही रहेगा, इसलिए डी आंसर भी नहीं बनेगा। ए, सी और डी यहाँ पे गलत हो गए, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस। Next, during dialysis, we observe that the solution draining from abdomen is consistently blood tinged. Blood tinged solution वहां से ड्रेन हो रहा है। The client has a permanent peritoneal catheter. मरीज को permanent peritoneal catheter वहां पे लगा हुआ है। Which interpretation of this observation would be correct? कौन सा interpretation ये देख के correct मानेंगे हम? आप ऑब्जर्व कर रहे हो सॉल्यूशन ड्रेन हो रहा है और ब्लड टिंग्ड है और परमानेंट पेरिटोनियल कैथेटर लगा हुआ है, ये सब करके आपने क्या इंटरप्रेटेड किया कि वो क्या है? पहला है ब्लीडिंग जो है वो एक्सपेक्टेड होती है परमानेंट पेरिटोनियल कैथेटर से, ब्लीडिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है अगर परमानेंट कैथेटर लगा हुआ तो। दूसरा, ब्लीडिंग इंडिकेट करती है कि एब्डोमिनल ब्लड वेसल को डैमेज हुआ है। तीसरा, ब्लीडिंग जो है वो इंडिकेट करती है कि किडनी को डैमेज हुआ है। और चौथा, ब्लीडिंग जो है वो उसके होने का रीजन है रैपिड इन्फ्यूजन करने की वजह से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द बेसिक कंसेप्ट इज व्हेन देयर इज ए परमानेंट पेरिटोनियल कैथेटर, जब वहां पे होता है परमानेंट पेरिटोनियल कैथेटर, तो वो कभी भी ब्लड टिंग्ड नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें कभी भी ब्लड नहीं आना चाहिए। तो ब्लड आना कभी भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत है कि एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है कि पेरिटोन परमानेंट के साथ में ब्लड आएगा, ऐसा नहीं होता है। परसिस्टेंट ब्लड टिंग जो है वो इंडिकेट हमेशा ये इंडिकेट करता है कि जो एब्डोमिनल वेसल है वो डैमेज होगी, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी। ब्लीडिंग किसको इंडिकेट करती है? एब्डोमिनल ब्लड वेसल के डैमेज होने को इंडिकेट करती है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब एब्डोमिन की ब्लड वेसल जो है वो क्या हुई है? डैमेज हुई है। तो ये डैमेज होने को इंडिकेट करती है। फिजिशियन जो है उसको हमें तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ब्लीडिंग का ओरिजिन जो है वो पेरिटोनियल कैविटी होती है, किडनी कभी भी नहीं होती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत है। और ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत तेज जो इन्फ्यूजन डायलिसिस से नहीं होती है, उससे पेन हो सकता है, रैपिड इन्फ्यूजन से मरीज को क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, पर ब्लीडिंग नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। बी बिल्कुल करेक्ट है कि ब्लीडिंग इंडिकेट करती है एब्डोमिनल ब्लड वेसल में क्या हुआ है? डैमेज। Next, during dialysis, we have to observe that the flow of dialysate stop before all the solution has drained out. The nurse should what have to be done? First one, have the client sit in a chair, turn the client from side to side, reposition the peritoneal catheter and have the client walk. जब आप उसको डाइलाइसेट सॉल्यूशन को जब आप बाहर की तरफ ड्वेल कर रहे थे तो उस समय फ्लो जो है वो रुक गया है, क्या एक्शन होगा अगला? गुड, बी इज द करेक्ट वन, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, है ना, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। फ्लूइड जब भी रिटर्न होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का तो ग्रेविटी के फ्लो के द्वारा वो आता है, और जो अगर वो रुक गया है तो हम ग्रेविटी के फ्लो को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मरीज को साइड टू साइड टर्न करते हैं, हेड और बेड को रेज करते हैं, जेंटली मसाज करते हैं एब्डोमेन के ऊपर। ये कुछ तरीके हैं, है ना। एक तो मरीज को साइड टू साइड कर दो, एक और हेड और बेड को स्लाइटली रेज कर दो, मरीज के एब्डोमेन के ऊपर जेंटली थोड़ा मसाजिंग करो। इससे क्या हो जाता है? वो पूरा पेरिटोनियम खाली हो जाता है। क्लाइंट जो है वो हमेशा रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर रहता है डायलिसिस के दौरान, तो चेयर के अंदर हम उसको नहीं बिठा सकते, रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर पेशेंट रहता है। और इसके अलावा जो है रिपोजिशन पेरिटोनियल कैथेटर जो है वो कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं करना होता है, और वॉक तो कराना ही नहीं होता है। तो ए, सी और डी जो है वो गलत जवाब है। तीन ही तरीके हैं, साइड टू साइड कर दो, हेड और बेड को स्लाइटली रेज कर दो, और इसके अलावा जेंटली एब्डोमेन के ऊपर मसाज करके हम उस फ्लो को जो रुक गया है उसको वापस क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Next, which of the following nursing interventions should be included in the client's care plan during dialysis therapy? डायलिसिस थेरेपी के दौरान क्या केयर प्लान में क्या इंक्लूड करेंगे आप? फर्स्ट है लिमिट द क्लाइंट्स विजिटर, विजिटर को लिमिट करना, मॉनिटर क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, पैड द साइड रेल्स ऑफ द बेड, साइड रेल्स को पैड लगाना, और कीप द क्लाइंट एनपीओ, मरीज को नील पर ओरल रखना।
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या इंक्लूड करेंगे प्लान ऑफ केयर के अंदर? जब आप डायलिसिस थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं उस समय क्या इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन वहां पे रहेंगे डायलिसिस थेरेपी के दौरान? ड्यूरिंग डायलिसिस थेरेपी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंटरवेंशन? वेरी गुड। ड्यूरिंग डायलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो होता है ड्यूरिंग डायलिसिस थेरेपी वो होता है वाइटल्स मॉनिटरिंग, और जिसमें स्पेशली ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहां पे हाइपोटेंशन होने की पूरी संभावना है। क्या होने की संभावना है? हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर के कम होने की संभावना होती है। ये कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो वी हैव टू रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट एंड मॉनिटर वाइटल साइन एंड ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट के बिहेवियर को, है ना। एंड विजिटर्स जो है उनको हम एनकरेज करते हैं, लिमिट नहीं करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि ये डाइवर्सनल थेरेपी का काम करते हैं, डाइवर्सनल एक्टिविटी, तो मरीज का ध्यान ज्यादा वहां नहीं रहता है। जो मरीज पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर होता है, जो मरीज पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर होता है उसको साइड रेल्स अप करने की या एनपीओ रखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सी और डी जो है वो गलत जवाब है। ए भी यहाँ पे गलत जवाब है, लिमिट करने की कोई नीड नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर है। वाइटल्स मॉनिटरिंग, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग और पेशेंट का जनरल बिहेवियर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये कुछ एमसीक्यू जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस से संबंधित है। इसी तरीके के मजेदार एमसीक्यू को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और मजेदार एमसीक्यू हम वहां पे लेके आएंगे। तो आप लोगों को जो है एक इम्पोर्टेंट काम और करना है, वो ये कि इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही ले, ताकि एग्जाम से पहले हर वो इंडिविजुअल जो इस एग्जाम में एस्पिरेंट है वो अपने टारगेट तक पहुंच सके और हम लोगों की मदद की वजह से पहुंच सके। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।